फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि हमारी डिमांड क्या होती है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या उसके एक्सपेंशंस होते हैं। अब देखिए, आज हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। देखिए, पहले ये पढ़ने से पहले हम देखते हैं, एक बार पहले डायग्राम से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए, जब आपकी सेम उसी कॉमोडिटी में प्राइस में चेंज होना, तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे क्वांटिटी डिमांड। देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक्स कॉमोडिटी की अगर प्राइस में चेंज होता है तो उसी की डिमांड में चेंज होगा ना, तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? आप वर्ड यूज़ करोगे क्वांटिटी डिमांड। लेकिन अगर अदर फैक्टर से, जैसे कि इनकम हो गई या टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, या किसी भी कारण से अगर आपकी डिमांड में चेंज होता है, तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? डिमांड। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अगर जैसे नॉर्मल लो का नियम क्या बोलता है, डिमांड ऑफ लो क्या बोलता है कि अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज़्यादा होगा, क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगा। और अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो क्या होगा? प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? कम होगा। अब देखिए, ये जो आपका एक डायग्राम है वो आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले P0 था मेरा। प्राइस एक्स वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस को लिया और एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी लिया। ठीक है, चलिए। अब देखिए, पहले P0 था, नॉर्मल था, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर मैंने मेरी प्राइस कम किया, तो मेरी प्राइस कम करते ही मेरा क्या हुआ? क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ गई। जीरो से Q0 से क्या हो गई? Q1 हो गई। ये दिख रहा है आपको? Q0 देखिए P1 हो गई। तो ये क्या हुआ? नीचे हो गई। तो क्या हुआ? जैसे ही मैंने क्या किया तो सेम डिमांड कर्व पर मेरा क्या हुआ? मैं क्या हुई? मैं डाउनवर्ड हुई। डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ मेरा। पहले मैं ऊपर थी तो देखिए ये जो एरो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो मेरा डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ सेम अलोंग द डिमांड कर्व, सेम कर्व पे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। जब सेम डिमांड कर्व पे प्राइस कम होने के कारण आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एक्सटेंशन। ऐसे ही सेम डिमांड कर्व पे अगर प्राइस बढ़ गया, P0 से P2 हो गया, प्राइस बढ़ने के कारण क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। तो अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोप, जैसे अपवर्ड मूवमेंट हुआ, मूवमेंट को क्या बोलूंगी? अपवर्ड मूवमेंट बोलूंगी कॉन्ट्रैक्शन। सेम डिमांड कर्व पर ये जैसे एरो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये क्या होता है? एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। आप ये एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है? देखिए, टेक प्लेस बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी की प्राइस में चेंज होने के कारण जो सेम डिमांड कर्व पर जो मूवमेंट होता है, एक्सटेंशन या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो दोनों को क्या बोला जाता है? एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। अगर डाउनवर्ड होएगा तो एक्सटेंशन बोला जाएगा और अपवर्ड होगा तो कॉन्ट्रैक्शन बोला जाएगा। लेकिन अगर अदर फैक्टर में चेंज होता है, अगर फैक्टर में डिमांड में अदर फैक्टर में चेंज होने के कारण डिमांड में जो चेंज होता है उसको क्या बोला जाता है? इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे कि देखिए, मेरी कॉमोडिटी है, ठीक है, कॉफ़ी है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, फैशन या इनकम में, किसी में भी चेंज होता है। तो पहले मेरा डिमांड कर्व क्या था? मेरा डिमांड कर्व था P0। अब क्या होगा? अगर मान लीजिए किसी भी चेंज होता है, प्राइस बढ़ रहा होता है, प्राइस बढ़ रहा होगा तो मेरा क्या हो गया? आगे वाला डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। और अगर प्राइस कम हो रहा है तो मेरा नीचे वाला डिमांड कम हो गया। तो ये क्या हुआ? अगर राइट साइड लिफ्ट है तो उसको बोलेंगे इंक्रीज, और लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो उसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज। तो ये किसके कारण होता है? अदर फैक्टर्स के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, आइए अब देखिए, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। यही होगा कि क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? इंक्रीज क्यों होगा? इंक्रीज होगा ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। यही हो रहा है, उसमें नीचे की तरफ हुआ था। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में इंक्रीज होने के कारण, तो अपवर्ड मूवमेंट होगा अलोंग द सेम डिमांड कर्व। उसके बाद इंक्रीज इन डिमांड कर्व में क्या होगा? देखिए, डिमांड इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। यस, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर में चेंज होगा तो उससे जो डिमांड में चेंज होगा, तो राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड का अगर इंक्रीज होता है तो ऐसे डिक्रीज होता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, तो क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड को, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए। देखिए, अब आता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी क्या होती है?
इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि कितना चेंज हुआ है। हम ये तो बोल देते हैं कि प्राइस में इतना चेंज है, डिमांड में ये, लेकिन एक्चुअल में कितना चेंज है, तो वो जो पता करने के लिए, जो एक्चुअल में कितना चेंज है वो पता करने के लिए क्या करते हैं, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज लेते हैं। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है चेंज, कितना चेंज हुआ है, ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांडेड डिपेंड। इसके दो फॉर्मूले, या तो ये बोलिए, या फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड, या कौन से वेरिएबल में चेंज हुआ है। अब ये परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, तो देखिए, ये देखिए आपका फॉर्मूला, ये देखिए क्या होता है, परसेंटेज चेंज के निकालते हैं। आपको क्वांटिटी Q1 दे रखा होता है, Q2 दे रखा होता है, P1 भी दे रखा होता है, P2 दे रखा होता है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखिए, तो Q2 200 माइनस 100 और नीचे अपॉन में 100 किया। ऐसे ही क्या किया अपन ने, आपको पूरा दिख नहीं रहा क्या, एक मिनट, ऐसे अपन ने क्या किया, नीचे 50 माइनस 70 अपॉन 70, तो ऊपर तो 1 बचा और नीचे बचा अपना कितना 0.28। जब दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या है आपका 3.57। तो ऐसे होता है। और जो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इसलिए आगे माइनस डिनोट किया जाता है, ये अभी अपन पढ़ेंगे आगे। तो ये क्या होता है, ऐसे आपका क्या निकलता है, ऐसे आपका निकलता है कि किस तरह क्या होता है, इसको चेंज किया जाता है। देखिए, उसके बाद आता है आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी। अगर देखिए प्राइस में चेंज हो रहा है तो प्राइस इलास्टिसिटी, इसको ईपी से डिनोट करते हैं। अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो रहा है तो इसको ईआई से, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी। अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि क्रॉस, जैसे कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं तो उसको ईसी से डिनोट करते हैं। और अगर कोई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसके कारण होता है तो सब्स्टिट्यूशन फैक्टर है तो उसको ईएस से डिनोट करते हैं। अब आते हैं इसके कुछ मेथड्स हैं, देखिए वो क्या है। सबसे पहले आता है आपका ये रहा परसेंटेज चेंज और प्रोपोर्शनल मेथड। तो ये क्या होता है, देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मैंने बोला अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे कि अभी बताया Q1 Q2 P1 P2 दे रखा, आपको दे रखा होता है, तो अपन क्या करेंगे, Q2 माइनस Q1 कर देंगे, अपन Q1 कर देंगे और ऐसे करके आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए वही कह रहा है, ये रेस्पॉन्स यानी कि चेंज ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी चेंज इन द प्राइस, या चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड चेंज इन द प्राइस। अदर फैक्टर्स, यस, अदर फैक्टर्स क्या करने होंगे आपको, रिमेन कांस्टेंट, जैसे कि कल अपने पढ़ा था सेटिस पेरिबस, यानी कि अदर फैक्टर्स क्या होंगे, रिमेन कांस्टेंट होंगे। तो देखिए आंसर विल बी इन नेगेटिव डिनोटिंग इनवर्स रिलेशन। आंसर के आगे जो माइनस होगा ना तो वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कि इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, और अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। सेकेंड आता है आपका पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अब ये क्या है, डेरिवेटिव मेथड है। तो डेरिवेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ये माइनस डी पी क्यू अपॉन माइनस डी क्यू पी डिवाइडेड बाय डी पी क्यू। तो ये क्या है, चेंज इन प्राइस। अब देखिए ये फॉर्मूला कब यूज लिया जाता है, जब एक माइनर सा स्मॉल सा चेंज हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट की प्राइस है 5,000 रुपये, लेकिन अगर मैं उसकी प्राइस बढ़ाकर 5,010 रुपये कर दूं तो कितना सा चेंज हुआ है, तो माइनर सा चेंज हुआ है, 10 रुपये का चेंज हुआ है। तो जब माइनर सा चेंज होता है ना तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, मेक यूज ऑफ डेरिवेटिव रेदर द फाइनाइट चेंजेस इन, यस, जब क्या होगा, बहुत छोटा सा चेंजेस करना होगा ना तब ये फॉर्मूला यूज लिया जाता है। अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला है ग्राफिकल मेथड। ग्राफ मेथड क्या कहता है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट एप्लीकेबल। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपको क्या करना होगा, जो डिमांड कब होगा ना वो आपका दोनों एक्सिस को टच कर रहा होगा। जैसे कि मैं आपको पैराग्राफ इससे बताती हूँ, ये देखिए, आ जाइए आप यहाँ पर, ये देखिए क्या होगा। पहला तो जब बहुत छोटा सा चेंज होगा तो अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। इनवर्स रिलेशन नेगेटिव को साइन को बताता है। अब देखिए ये वाला क्या है, जो आपका दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, आपका जो डिमांड कर्व है
एक्स एक्सिस को भी कर रहा है और वाई एक्सिस को भी कर रहा है। अब ठीक है, चलिए इस पे पॉइंट डिनोट करते हैं। लोअर अपॉन अपर वाला होता है ये। अब देखिए अगर मैंने बीच में पॉइंट डिनोट किया तो वो क्या होगा, इक्वल टू 1, क्योंकि जितना हिस्सा ऊपर है उतना ही नीचे है, तो लोअर अपॉन अपर तो क्या होगा, इक्वल टू 1। लेकिन अगर मान लो मैं ऊपर वाला हिस्सा करती हूँ, यानी कि जैसे मैंने एक के ऊपर ये जो बीच वाला पॉइंट है इसके ऊपर जो पॉइंट लगाया, इसके ऊपर पॉइंट लगाया, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया, ये यहाँ पर पॉइंट लगाया तो क्या होगा, आपका लोअर वाला ज़्यादा होगा और अपर वाला कम होगा, तो ये क्या होगा आपका ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर उसके और ऊपर आइए, ऊपर क्या होगा, अब देखिए ऊपर वाले में लोअर वाला हिस्सा तो बहुत ज़्यादा है, तो वो तो जितना भी होगा अपन वैल्यू लिख देंगे। लेकिन अगर अपर वाला हिस्सा क्या है, अपर वाला हिस्सा तो 0 है, वो तो टच हो गया तो 0 है। तो अगर किसी भी चीज़ में 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या आती है वैल्यू, इनफाइनाइट आती है, तो वो इनफाइनाइट हो गया। अब आ जाइए नीचे, नीचे देखिए इस वाले पॉइंट पे, इसमें क्या है, लोअर वाला हिस्सा क्या है, कम है, लेकिन अपर वाला हिस्सा क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, अब लास्ट वाले में ये तो 0 पे टच हो गया, तो लोअर वाला हिस्सा तो 0, अपर वाला क्या है, जितनी भी वैल्यू होगी वो, अब किसी भी चीज़ में 0 तो क्या होता है 0। तो ये ऐसे करके क्या होता है, आपके पूरा ये चार्ट बनता है। ठीक है, ये कब एप्लीकेबल होगा, जब दोनों आपके एक्सिस क्या हो रहे होंगे, डिमांड का दोनों एक्सिस को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, तब जाके ये क्या होगा, दोनों आपके ये वाला जो है आपका एप्लीकेबल होगा। अब देखिए, अब पढ़ते हैं अपन, चलिए क्या होता है। देखिए ये पढ़ा अपन ने, अब इसका पढ़िए, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब ये एप्लीकेबल कब होगा, एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व टचिंग बोथ द एक्सिस। यही है मैंने बोला, दोनों एक्सिस पे जब टच होगा तभी क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए आर्क इलास्टिसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। अब देखिए ये फॉर्मूला, अभी उसमें अपन को क्या दे रखा है, Q1 भी दे रखा है, Q2 भी दे रखा है, P1 भी दे रखा है, P2 भी दे रखा है। ऐसा कहाँ हो रहा था, और ऐसा हो रहा था परसेंटेज में। देखिए ये रहा चेंज इन परसेंटेज में क्वांटिटी डिमांड में। अब देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से फॉर्मूले से आंसर निकालें। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको उसी फॉर्मूले से निकालना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रहा है कि कौन से फॉर्मूले से आपको सोल्व करना है, तो आपकी इच्छा है, आप जिस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं या फिर आर्क मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों से क्या कर सकते हैं, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए आर्क इलास्टिसिटी इज मेजर ऑफ द एवरेज रेस्पॉन्स यानी कि चेंज। अब जब ज़्यादा चेंज होता है ना प्राइस में, तो फिर इसका यूज़ किया जाता है, इस मेथड का यूज़ किया जाता है। जब माइनर से चेंज होगा तो पॉइंट का डेरिवेटिव वाला किया जाएगा, जब ज़्यादा चेंज होगा तो आर्क का किया जाएगा, जब परसेंटेज से निकालना होगा सब दे रखा होगा तो Q1 Q2 वाला निकालेंगे। अब एक और मेथड होता है, उसको बोलते हैं टोटल आउटले मेथड या फिर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखिए ये क्या होता है, पहले इसके लिए भी समझ लेते हैं, चलिए ये भी समझा देती हूँ मैं आपको। चलिए देखिए क्या होता है। अब देखिए जब आपकी प्राइस और आपके एक्सपेंडिचर दोनों में क्या होगा, सेम डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा होगा। सेम डायरेक्शन मीन्स यानी कि अगर आपकी प्राइस भी कम हो रही है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए अगर आपकी प्राइस कम हो रही है तो आपका एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये देखिए। और अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है, ये प्राइस बढ़ रही है, तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये क्या होगा, लेस देन 1। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है और आपकी डिमांड एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और अगर प्राइस कम हो रही है एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, आपकी जो इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टोटल। अगर आपका एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, लेकिन प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है तो भी हो रहा है, तो क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक यानी कि इक्वल टू 1 होगा। अब अपन एक बार पढ़ लेते हैं, चलिए देखिए, ये देखिए टोटल मेथड में देखिए, फर्स्ट में इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड बाय द एनालाइजिंग द चेंज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर या आउटले ऑफ द हाउस होल्ड, यही है।
बाय दिस मेथड वी कैन ओनली, अब यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये कब होगा, वी कैन से वेदर द डिमांड फॉर ए गुड इज इलास्टिक या इन इलास्टिक। यस, हम इसमें ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि कितना चेंज हुआ है, हम सिर्फ केवल ये बता सकते हैं कि इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, लेकिन कितना नहीं, 1 2 3 4 ऐसे नहीं बता सकते हैं। देखिए अब क्या होता है, देखिए प्राइस एंड एक्सपेंडिचर मूव इन द सेम डायरेक्शन, तो डिमांड इज सेड टू बी लेस इलास्टिक। यस, मैंने बोला ना क्या होगी, इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक होगी जब सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा। तो आपको याद क्या रखना है, अगर सेम डायरेक्शन में चेंज है तो क्या होगा, लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक होगा। प्राइस इंक्रीज, और जो TRU या रेवेन्यू भी बोलते हैं इसको, तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज एंड टोटल रेवेन्यू डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद अगर दोनों के सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, या पहले ही ले लीजिए टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज यानी कि कांस्टेंट है, तो डिमांड इस स्टेप भी क्या होगी, यूनिट इलास्टिक होगी यानी कि इक्वल टू 1 होगी। लेकिन अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, आपका ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका, यस अब पहले अपन कर लेते हैं वापस पैराग्राफ पे आ जाइए। ये देखिए आपके पैराग्राफ है, उसके बाद अंदर के डिटेल पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है, देखिए ये आपके बताए गए 5 तरह के ग्राफ है। अब ये ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है कि कैसे आपकी इलास्टिसिटी कितनी होती है। देखिए अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, फर्स्ट वाला देखिए प्राइस में हल्का सा चेंज होने पर क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज होगा, क्योंकि आपका डिमांड क्या बन रहा है, ऐसा करके ऐसा, यानी कि एक्स एक्स के क्या होगी, पैरेलल हो रहा है। तो एक्स एक्स के पैरेलल हो रहा है, तो अगर मैं प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करती हूँ तो मेरी क्वांटिटी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए सेकंड मेरे क्या हो रहा है, ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। पैरेलल टू द वाई एक्सिस में होने पे क्या होगा कि मेरी प्राइस में कितना ही चेंज हो रहा हो लेकिन मेरी क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही थर्ड देखिए आपका, थर्ड में देखिए जितना प्राइस में चेंज हो रहा है ना उतना ही क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। जैसे प्राइस बढ़ के 10 रुपये बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी 10 रुपये क्या हो रही है, आपकी डिमांड जो है वो भी 10 रुपये से कम हो रही है, तो इसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक यानी कि इक्वल टू 1। ऐसे ही देखिए आपका ग्राफ क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा पास में बनेगा कि अगर जो प्राइस में चेंज है उतना क्या है, उतना क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए प्राइस पहले 10 रुपये थी, लेकिन अब है ना क्वांटिटी जो डिमांड है वो आपकी वो 5 रुपये से ही कम हो रही है। प्राइस तो 10 रुपये से बढ़ रहा है लेकिन जो क्वांटिटी है वो 5 रुपये से, यानी कि उसके अलावा कम हो रही है मतलब की, तो उसको बोलेंगे लेस इलास्टिक। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, अगर प्राइस में चेंज से ज़्यादा आपकी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, डिमांड में चेंज हो रहा है, जैसे कि प्राइस में तो माइनर सा चेंज हो रहा है यानी कि वो 10 रुपये से 20 रुपये हो रही है, लेकिन जो आपकी डिमांड है, डिमांड क्या थी, डिमांड मान ले 10 रुपये थी तो उससे क्या हो रहा है वो 20-25 हो गई, तो क्या हुआ, मोर इलास्टिक हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे मोर इलास्टिक। अब आ जाइए अपन वो पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए मैं पढ़ा कैसे बताती हूँ मैं आपको कैसे होता है ये सब। ये देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक यानी कि इक्वल टू 0, क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज आर प्राइस चेंजेस, यानी कि वर्टिकल लाइन होगी ना, ये वर्टिकल लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यही होगा वर्टिकल लाइन, सीधी लाइन होगी वाई एक्सिस के। तो ये मैंने बताया था ना कि अगर मान लो प्राइस में कितना भी चेंज हो रहा है, प्राइस ये थी प्राइस में कितना भी चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या है, वो तो सेम है। उसके बाद इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक, इसमें क्या होगा, देखिए क्वांटिटी डिमांड चेंज बाय स्मॉलर परसेंटेज देन प्राइस। यस, क्या हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी उससे कम चेंज हो रही है, तो क्या होगा, रिलेटिवली स्लीपर, थोड़ा सा क्या होगा, स्लीपर डिमांड कब होगा, जैसे कि ये होता है, देखिए आपका डिमांड कब ये होगा, पहले वाला, पहले तो एक तो ये होगा, फिर एक सीधा होगा, फिर एक दोनों बराबर होगा, फिर एक ही होगा, फिर ऐसे हो जाता है, ऐसे पूरा सीधा होता है, फिर थोड़ा सा टेढ़ा होता है, फिर एकदम बीच में आ जाता है, फिर नीचे होता है और फिर एकदम पैरेलल हो जाता है। देखिए मैं बताती हूँ, ये देखिए पहले एकदम सीधा, ये 0 वर्टिकल हो गया, फिर क्या हुआ, ये ग्रेटर देन हो गया, फिर ये क्या हुआ, इक्वल टू 1 हो गया, फिर ये क्या हुआ, लेस देन 1 हो गया, और फिर जो पैरेलल एकदम होता है ये क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है। तो देखिए इसमें क्या है, जो क्वांटिटी में चेंज होगा वो कम होगा। अब यूनिटरी में क्या होगा, जितना चेंज आपकी प्राइस में हो रहा है उतना ही आपकी क्या हो रहा है, डिमांड। ये देखिए क्वांटिटी डिमांड इज एग्जैक्टली द सेम इन प्राइस। यस, दोनों में क्या होगा, तो ये 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन बनेगा भाई। ठीक है,
उसके बाद इलास्टिक क्या होता है, देखिए इलास्टिक क्वांटिटी डिमांडेड चेंज बाय लार्जर परसेंटेज द प्राइस। यस, प्राइस के बदले में क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज होगा, तो रिलेटिवली फ्लेटर होगा, ये थोड़ा सा फ्लेट होगा डिमांड का, ठीक है। अब आता है परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा, इनफाइनाइट। स्मॉलर चेंज इन प्राइस विल ब्रिंग इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी। यस, प्राइस में कितना माइनर सा चेंज होने के कारण आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होना है, या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये क्या होगा आपका सिटी क्या होगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो ये था हमारी प्राइस इलास्टिसिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके कुछ डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी वो क्या है, देखिए इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें बताना है कि इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। तो ये जो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके कि इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स डैश रिलेशनशिप। तो अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है तो वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट्स का टी और कॉफ़ी का रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। तो इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, आपको मुझे कमेंट में बताना है। जैसे कि इलास्टिक है। उसके बाद अगर ये कि आप अपने जो कंज्यूमर है ए बी को कंपेयर करना है, तो देखिए जैसे कंज्यूमर है वो अपनी जो इनकम में उसका ज़्यादा पार्ट क्या करे, स्पेंड कर रहा है डिमांड, तो क्या होगी, तो कैसी डिमांड होगी, इलास्टिक होगी। या कम पार्ट लोअर प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है तो क्या होगी। तो ऐसे करके आप मेरे को सारा बताना है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस में इलास्टिक आएगा और इन इलास्टिक आएगा। उसके बाद देखिए आपका आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम क्या बताता है, वही रेस्पॉन्स यानी कि चेंज। अब यहाँ ओनली डिमांड वर्ड यूज़ करेंगे, डिमांड ऑफ द गुड्स टू चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, या परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज ऑफ इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखिए ये पूरी लिस्ट दे रखी, तो इस लिस्ट को पढ़ के आप वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। देन हम स्टार्ट करते हैं अब अपना इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, देखिए अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग जो गुड्स हैं उनके लिए अलग अलग डिमांड होती है। पहला पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, देखिए नॉर्मल गुड्स पे और लग्जरी गुड्स पे। नॉर्मल गुड्स पे भी क्या होता है, अगर हमारी इनकम बढ़ रही होती है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छे गुड्स परचेज करते हैं। लग्जरी गुड्स जैसे हमारी इनकम बढ़ गई तो मैं क्या होगा, मोबाइल फ़ोन लूँगी, गाड़ी लूँगी, कार बाइक लूँगी, तो क्या होगा, तो जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी तो क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर इनकम बढ़ रही होती है तो क्या होता है, मेरी जो इनकम बढ़ रही होती है तो मेरी डिमांड भी बढ़ रही होती है। उसके बाद नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, इन्वर्स इन्फीरियर गुड्स। इन्वर्स में इन्वर्स रिलेशन ये तो होता है, नेगेटिव होता है कि अगर मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं क्या करती हूँ, इनकी डिमांड कम कर देती हूँ, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स को हम मानते हैं घटिया गुड्स होते हैं। उसके बाद जीरो इनकम इलास्टिसिटी कांस्टेंट होती है, अगर डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि नेसेसिटी में अगर प्राइस में कितना भी चेंज हो रहा है तो भी मेरी डिमांड में चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो मेरे लिए जरूरी है, उसको तो मैं परचेस करूँगा ऐसे ही। जैसे कि मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताती हूँ। ये देखिए फर्स्ट पॉजिटिव रिलेशन होगा तो आपका ग्राफ ऐसा होगा। ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन को बताता है। अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट टू लेफ्ट, यही कह रहा है। उसके बाद अगर आपकी इनफाइनाइट y2 वर्टिकल ऑफ y, तो ये क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप में नेगेटिव होगा, पॉजिटिव में ऐसा पॉजिटिव होगा, ऐसा ग्राफ होगा आपका। उसके बाद अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, वर्टिकल। उसके बाद देखिए आपकी आती है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस क्या होती है, देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, तो इसमें वही परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। एक ही डिमांड में दूसरे की प्राइस से चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए टी कॉफ़ी लिया था मैंने, तो अगर दोनों की प्राइस 10-10 रुपये, लेकिन अगर मान लीजिए मैं टी कॉफ़ी की प्राइस क्या हो गई, 10 से बढ़ के 15 हो गई, तो मैं क्या करूँगी, टी की बढ़ा दूंगी, टी को ले लूँगी। तो दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। अगर जैसे टी की प्राइस बढ़ी तो मैंने कॉफ़ी की प्राइस बढ़ी तो मैंने टी की भी क्या करी, डिमांड बढ़ा दी। तो देखिए पॉजिटिव क्या होता है, डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप गोज मस्ट बी सब्स्टिट्यूट, यस टी और कॉफ़ी। तो ये क्या होंगे, कभी भी देखिएगा ये जो इक्वल टू 1 ग्रेटर देन लेस लिखा हुआ है ना, तो मतलब कि जीरो नहीं होगा। हमेशा वैल्यू जो है ना वो एक के बराबर आएगी, एक से आएगी, एक से कम आएगी, लेकिन जीरो नेगेटिव नहीं आएगी। उसके बाद है इन्वर्स रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार और पेट्रोल, इनमें क्या होता है, इन्वर्स होता है यानी कि नेगेटिव होता है। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जीरो से कम आएगी। उसके बाद यस जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, जब क्या होगा, कांस्टेंट होगा आपका, नो चेंज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट थ्रो देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर। अगर अदर गुड्स जैसे कि मान लीजिए सॉल्ट और क्लॉथ, दोनों अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं,
साल्ट और क्लॉथ में कपड़े में और साथ में नमक में, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इनकी क्या होती है, इनकी जो होती है आपकी इलास्टिसिटी वो क्या होती है, इक्वल टू जीरो होती है, क्योंकि अनरिलेटेड होते हैं। इसका जो डायग्राम बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए फर्स्ट वाले में पॉजिटिव था, यानी कि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होने के कारण आपका जो डायग्राम होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहा होता है। तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें क्या होगा, टी और कॉफ़ी में दोनों में रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर टी की कॉफ़ी की प्राइस बढ़ रही है तो मैं क्या करती हूँ, टी पे शिफ्ट हो जाती हूँ, टी का भी डिमांड बढ़ा देती हूँ। तो जैसे प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। उसके बाद सेकंड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर जैसे कार है, पेट्रोल है, अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो गई तो मैं क्या करूँगी, कार की डिमांड को बढ़ा दूंगी। तो ये क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए इसको जीरो और मतलब जीरो से कम होती है वैल्यू। उसके बाद आता है आपका नो रिलेटेड गुड, जैसे कि क्लॉथ और सॉल्ट था, तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो उसकी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन यानी कि वर्टिकल, वाई जो एक्सिस है उसके क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी कि वर्टिकल होगा। उसके बाद आइए आप, ये आपका देखिए ये पूरा यही घेरा है इसमें। उसके बाद हम इसका डिमांड का फोरकास्टिंग है। अब डिमांड की फोरकास्टिंग के कुछ मेथड्स रखें आपको। डिमांड की फोरकास्टिंग करने क्यों पड़ती है, ताकि हमें पता लगे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कितना चल रहा है, उसकी कितनी डिमांड हो सकती है। मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने अपने 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, अब मार्केट में डिमांड 50 है, तो क्या होगा, मेरे तो 50 प्रोडक्ट वेस्ट हो गए ना। वो अगर मैं इन्वेस्ट करती तो एफडी करवाती तो उस पैसों का मुझे इंटरेस्ट मिलता, तो मेरे इंटरेस्ट का लॉस हो गया। इसीलिए क्या किया जाता है, डिमांड का फोरकास्ट किया जाता है कि पता लगा सके कि हमारी जो फ्यूचर डिमांड है वो कितनी चल रही है। तो देखिए इसके कुछ मेथड्स है। पहला है सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन मेथड। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाता है पोटेंशियल कस्टमर का, मतलब कि जैसे कोई कस्टमर है तो उस पर डायरेक्ट जाके उससे पूछ लिया जाता है कि अगर ये ऐसा प्रोडक्ट होगा तो क्या आप लेना पसंद करेंगे कि नहीं। तो देखिए इसके कुछ मेथड्स है। इसमें पहला है कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड का मतलब ये है कि जैसे मेरी कोई क्लास है, मेरी क्लास है करिश्मा कॉमर्स क्लासेस, तो इसमें 100 बच्चे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई स्टेशनरी वाला है, वो अपनी नोटबुक लेके आया है, तो नोटबुक उसने 100 बच्चों में पूरे 100 बच्चों से पूछ लिया कि आपको ये नोटबुक अच्छी है कि नहीं है, कि पसंद है कि नहीं है। तो ये क्या हुआ, कंप्लीट एन्यूमरेशन टेस्ट हुआ कि उसने क्या किया, सारे लोगों से पूछ लिया कि भाई 50 लोग या 100 लोग हैं, तो उन 100 से उसने क्या लिया, उनका ओपिनियन ले लिया। सेकेंड क्या होता है, सैंपल सर्वे मेथड। सैंपल में क्या है कि जैसे मान लीजिए क्लास में उस दिन 10 ही बच्चे आए, तो उसने सिर्फ 10 से पूछा, तो वो 100 में से उसने सिर्फ 10 का क्या लिया, ओपिनियन ले लिया, और उसी के बेस पे क्या किया, डिमांड का फोरकास्टिंग कर दिया। तो उसको बोलते हैं सैंपल सर्वे मेथड। इसके बाद आता है आपका सी, एंड यूज मेथड। एंड यूज मेथड क्या होता है, इसमें ना मैं फाइनल प्रोडक्ट नहीं, एक उससे फर्दर प्रोडक्शन के लिए कुछ इनपुट्स लेके जाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, तो वो कपड़े बनाने की जो मशीन है वो प्रोड्यूसर के पास लेके गया कि मेरे कपड़े बनाने की मशीन है, तो ये आपको यूज़ करनी है, ये आपको बताना है कि मैं ये बनाऊं, कि इसका प्रोडक्शन करूं कि नहीं करूं, कि कैसी है। तो क्या किया मैंने, अब उस मशीन से क्या होगा, फर्दर प्रोडक्शन होगा, उससे वापस कपड़े बनेंगे। तो यही चीज़ है। तो मैं इसमें इनपुट्स लेके जाती हूँ। डिमांड फॉर इनपुट्स होती है, इन्वॉल्विंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑल फाइनल यूजर। यस, फाइनल यूजर्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसको क्या कहते हैं, केवल इनपुट लेके जाता हूँ मैं, फाइनल प्रोडक्ट नहीं लेके जा रहा हूँ, इनपुट लेके जा रही हूँ। उसके बाद आता है सेकंड आपका कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। क्या होता है, देखिए सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, यानी कि सेल्स पर्सन बोल सकते हैं इसको अपन। जैसे कि घर घर नहीं आते, डोर टू डोर जो सेल्स पर्सन आते हैं कि आप मैम ये ट्राई कीजिए, वो ट्राई कीजिए, कोई सरफ लेके आएगा, नमक लेके आएगा। तो ये क्या होता है, डोर टू डोर जो आपके सेल्स पर्सन आते हैं, तो उनका ओपिनियन है। तो क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये ज़्यादा बड़े एरिया पे सर्च किया जाता है। जैसे मेरा जो मार्केट एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है, जैसे पूरी एक सिटी मान लीजिए, तो वो क्या है, इतने बड़े एरिया में जब मेरे को सर्वे करना होता है ना, तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या करता है, वो अपने पूरी सिटी को अलग अलग मोहल्ले जो गलियाँ होती हैं उनमें बांट दिया जाता है। हर मोहल्ले गलियों में क्या करता है, वो अपना एक सेल्समैन अपॉइंट कर देता है और उसको अपना प्रोडक्ट देता है। जैसे एमआर नहीं आता है दवाइयाँ लेके, हर वो दुकान पे जाता है, दवाई वाले पे अपना सैंपल दिखाता है, तो यही चीज़ है वो। तो इसमें क्या कर रहा है, वो जाके हर अपने अपने जो मोहल्ला है इसका या जो भी उसका सेक्टर है, वहाँ जाके वो क्या करता है, एक एक अपना बंदा अपॉइंट कर देता है। तो वो जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है, उसको कमीशन मिलता है उस बेस पे जितना वो सेल कर रहा होता है। तो ऐसे क्या किया जाता है, लोगों का ओपिनियन लिया जाता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, कि आप इस प्रोडक्ट को और यूज़ करना चाहेंगे। तो डिमांड का फोरकास्ट ऐसे किया जाता है। देखिए सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, या इसको ग्रास रूट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जाके खुद कर रहा होता है।
फर्म हैविंग ए वाइड नेटवर्क एंड सेल्फ पर्सनल यानी कि सेट पर्सन जो है कैन बी यूज द नॉलेज एक्सपीरियंस एंड स्किल्स ऑफ सेल्स। यस, उसके नॉलेज या स्किल्स पे क्या करता है, लोगों को कन्विंस करता है, इन्फ्लुएंस करता है लोगों को परचेज करने के लिए। ऑल्दो द मेथड इज सिंपल एंड बेस्ड ऑन द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। यस, आप डायरेक्ट जाकर अपने जो कस्टमर से जाके क्या कर रहे हो, पूछ रहे हो, तो ये क्या होती है, फर्स्ट हैंड मेथड होता है। और दोज हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेल्स इट इज सब। यस, इसमें क्या होता है, थोड़ा सब्जेक्टिविटी आ जाता है, क्योंकि क्या करता है वो जो अपना कमीशन बचाने के लिए, कमीशन बनाने के लिए क्या करता है, कभी कभी झूठ भी बोल दिया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है। अब आता है, देखा आपका थर्ड एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। भाई इसमें एक्सपर्ट से पूछा जाता है, वो कैसे, इसकी होती है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक क्या होती है, एक राउंड टेबल होती है, राउंड टेबल पे जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो तो एक पैनल होता है पूरा, वो आपका इंटरव्यू लेता है, पहले एक पूछता है, बड़े बड़े आईएएस वगैरह के जो इंटरव्यूज होते हैं ना, उनमें ये होता है, ऐसे 10 जने बिठा दिए जाते हैं और फिर वो आपका एक एक करके आपकी क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो ऐसे ही इसमें होता है। तो इसमें क्या होंगे, जैसे 10 एक्सपर्ट होंगे एक टेबल, राउंड टेबल पे उन सबको बिठा दिया जाता है, उनको एक एक क्वेश्चनियर दे दी जाती है। उस क्वेश्चंस में उनको क्या करना होता है, नंबर देने होते हैं, चेकलिस्ट होती है मतलब कि, तो उनको 1 to 10 काउंटिंग होती है, तो उनको नंबर देना होता है, ठीक है। और वो बताया नहीं जाता है, उसमें नाम मेंशन नहीं होता है कि कितने नंबर दिए, कितना ओपिनियन दिया अपना। तो वो क्या होता है, पहले एक बात दे दिया, उसके बाद उसको पास कर दिया जाता है। जैसे पहला है तो मैं मेरे वाले को पास कर दूंगी, फिर वो आगे कर देगा, ऐसे करके वापस अपने पास घूम के आ जाती है। तो सबका ओपिनियन क्या होता है, उस चेकलिस्ट में आ जाता है, फिर उन सबको क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरह क्या होता है, ओपिनियन निकाला जाता है। तो इसमें सब्जेक्टिविटी कम होती है, उसके बाद इसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए, द डेल्फी टेक्निक डेवलप बाय ऑल्फ हैमर ने दी थी इसको, भाई ये रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए में थे। प्रोवाइड ए यूजफुल वे टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन जजमेंट फ्रॉम द डिजर्व एक्सपर्ट्स। ये जो डिजर्व एक्सपर्ट्स होते हैं उनका क्या होता है, जजमेंट लिया जाता है। उसके बाद आती है स्टैटिस्टिकल मेथड। देखिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या होते हैं, फोरकास्ट यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर कंसिडर एज अ सुपीरियर मेथड बिकॉज दे आर मोर, देखिए साइंटिफिक होते हैं, रिलायबल होते हैं, और इनकी सब्जेक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। जैसे कि ट्रेंड प्रोडक्शन देखा है, प्रोजेक्शन देखा है आपने, जैसे वो हार्ट बीट चल रही होती है, तो वो बताते हैं पिछले ट्रेंड को देख के कि मेरे अगले वाले में, जैसे कि 2021 है तो 2020 में कितनी थी, उसे मैं 21 का लगा लूँ, और 2022 में मेरी कितनी होगी। तो ऐसे ऐसे करके हार्ट बीट चल रही होती है, तो वो ट्रेंड बताते हैं प्रोजेक्टर पे खड़े होके। तो ये क्या होता है, वहाँ पर खड़े होके प्रोजेक्टर पे आपको बताया जाता है कि पिछला ट्रेंड कितना था और अभी कितना ट्रेंड है, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ट्रेंड मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नॉन, इसको क्लासिकल मेथड भी बोला जाता है। इज कंसिडर एज ए नेविम का मतलब होता है भोला, यानी कि सिंपल सा, भोला सा, बहुत भोली अप्रोच है ये टू डिमांड फोरकास्टिंग की। अब ये तक ग्राफिकल मेथड भी होते हैं कुछ, जैसे कि फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन, ये लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसमें क्या होता है, वेरिएंस निकाला जाता है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाता है। तो आपके कैलकुलेशन नहीं आती है, आपके केवल नाम है, तो आप नाम याद रख लीजिएगा केवल। सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटर एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ मिनिमाइज। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाता है वेरिएंस का। तो ये आपके काम करनी है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। अब आता है देखिए आपके रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है, जैसे कि मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे आप कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हो, कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हो तो क्या होगा, जब कोल्ड कॉफ़ी बना रहे होते तो कभी मान लीजिए कॉफ़ी ज़्यादा हो गई, तो फिर क्या करोगे, आप दूध डालोगे या शक्कर डालोगे, कड़ी हो जाती है वो। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के आप कर रहे हो, उसको चेक कर रहे हो। तो ये क्या होता है, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही बनाए जाते हैं। देखिए, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड बिटवीन द क्वान्टिटी डिमांडेड डिपेंडेंट वेरिएबल। यस, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और बाकी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लोरेटरी वेरिएबल सच इज इनकम, प्राइस। अब कोई डिपेंडेंट कुछ भी हो सकता है, वो इनकम हो सकती है, प्राइस ऑफ द गुड्स हो सकती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकती है। वंस द रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड वी ड्राइव रिग्रेशन इक्वेशन अज्यूमिंग द रिलेशनशिप इज द लीनियर। द इक्वेशन, अब देखिए इक्वेशन क्या होगी आपकी, y बराबर y इक्वल a प्लस बी एक्स। देखिए इसका मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए y इक्वल a प्लस बी एक्स। मान लीजिए a आपका 100 है, b आपकी 70% है, तो इक्वेशन क्या होगी, 100 प्लस 70% का 0.70 आ गया। अब बी एक्स मैंने क्या मान लिया, मान लीजिए 100 मान लिया, तो 100 होते y की वैल्यू क्या आ गई 170। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू चेंज कर दी, तो x की वैल्यू चेंज करते y की वैल्यू चेंज हो गई। तो यही कह रहा है, जो y होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और जो x होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ये देखिए,
तो ऐसे करके इसमें वैल्यूज़ निकाली जाती है कि अगर वाई एक्स की वैल्यू चेंज हो गई तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाए। आपको इतनी कॉम्प्लिकेशंस की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ नाम याद रखने, आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले कि आपको इसे सॉल्व करना पड़े, ठीक है। ये स्टेट्स में पढ़ेंगे जब अपन पढ़ेंगे। उसके बाद आती है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स। देखिए ऑल्सो नॉन मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड होता है। इसमें क्या होता है, मार्केट में आपको पे करना पड़ता है, आपको एक मार्केट रिसर्च की जाती है, तो वो उसके थ्रू आपको वो रिसर्च करके बताती है कि आपके जो ट्रेंड है या जो आपकी डिमांड है, फोरकास्ट है, वो कितनी होगी। देखिए अंडर दिस मेथड फ्यूचर डिमांड इज एस्टिमेटेड बाय द कंडक्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। मार्केटिंग की स्टडी की जाती है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कंज्यूमर बिहेवियर पे अंडर एक्चुअल एंड थ्रू कंट्रोल मार्केट कंडीशन, या मार्केट कंडीशन को कंट्रोल करके। मार्केट कंडीशन कैसे कंट्रोल करेंगे, तो वो क्या होते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो उनके कंट्रोल में होते हैं। उन लोगों को उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके क्या करते हैं, वो ऐसे मार्केट रिसर्च की जाती है, तो डिमांड का फोरकास्टिंग की जाती है। अब आते हैं बायोमेट्रिक मेथड। बायोमेट्रिक में क्या होगा, देखिए जैसे अपन क्या करते हैं, वेदर का फोरकास्ट नहीं करते हैं कि अब बारिश होने वाली, ये वाली, तो ऐसे इसमें डिमांड का फोरकास्ट किया जाता है। जस्ट मेट्रोलॉजिस्टिक यूज टू बायोमीटर टू फोरकास्ट वेदर। द इकोनॉमिक्स द यूज इकोनॉमिक indicator to forecast trend in business activities. This information is then used to forecast demand prospects of the product through not the actual. Yes, इसमें ना एक्चुअल डिमांड नहीं बताई जाती, बस ये फोरकास्ट बताया जाता है कि इतनी डिमांड हो सकती है। देखिए फॉर दिस पर्पज द इंडेक्स ऑफ रिलीवेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर। यस, ये इंडिकेटर हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे आपके कि कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, तो इंडिकेटर से कैसे आपका डिमांड का फोरकास्ट किया जाता है या कैसे किया जाता है, सब इंडिकेटर्स में पढ़ेंगे। आपके सिर्फ यहाँ पर नाम आएगा। movement in these indicator are used to basis for forecasting like economic environment हो गया। yes, देखिए कभी कभी होता है ना कि जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ चाहिए, तो हम मम्मी से पूछते हैं, तो मम्मी बोलती तेरे पापा से पूछना। पापा से कब पूछें भाई, पापा का मूड कब ठीक हो, तो वहाँ का वातावरण देख के किया जाता है ना भाई, बात की जाती है भाई हाँ पापा का मूड इस टाइम पे ठीक होगा, आप बात कर सकते हैं, तो पापा क्या करेंगे, पिकनिक पे जाने के लिए हाँ कर देंगे। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट देख के बात करिए। तो यही चीज़ होती है कि हम पहले इन्वायरमेंट देखते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि भाई हाँ हमारी ये डिमांड है जो इतनी हो सकती है। तो इसमें यही कह रहा है, ये लीडिंग इंडिकेटर्स, ये सब हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है और थोड़ा सा